अरे रिया, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। तुम्हारी तरह ईमानदारी से क्या मिलता है? एक छोटा सा घर और मामूली सैलरी। मुंबई शहर की चमक के नीचे एक अंधेरी दुनिया है, जहां कुछ लोग अपनी ताकत और पैसों के लिए मासूमों की जिंदगियों का सौदा करते हैं। और इस दुनिया का सबसे भयानक सच ये है कि इस खेल में हमारा सिस्टम भी शामिल है। जब एक ईमानदार पुलिस अधिकारी अपनी ही वर्दी के खिलाफ खड़ी होती है तो क्या होता है? मुंबई शहर, जहां सपनों के महल बनते हैं और टूटते भी हैं। इसी मुंबई में रिया सिंह नाम की एक महिला इंस्पेक्टर अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। रिया सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि एक मिसाल थी। छोटे से शहर जबलपुर से आई रिया ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ पुलिस में अपना स्थान बनाया, बल्कि मुंबई के सबसे मुश्किल इलाके धारावी में अपने काम से एक अलग पहचान बनाई थी। रिया की खासियत थी उसकी नजर। लोगों की आंखों में झांककर वह उनके दिल की बात जान लेती थी। अपराधी उससे नजरें नहीं मिला पाते थे। रिया में एक और खूबी थी, वह कमजोरों के लिए आवाज उठाती थी, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। उसके बारे में कहा जाता था कि रिया के थाने के क्षेत्र में कोई भी बच्चा या महिला असुरक्षित महसूस नहीं करता। एक शाम की बात है, रिया अपने थाने में बैठी फाइलों पर काम कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। फोन पर एक महिला रो रही थी। उसने बताया कि उसकी 8 साल की बेटी आज स्कूल से घर नहीं लौटी। थाना प्रभारी होने के नाते रिया ने तुरंत एक टीम बनाई और खोजबीन शुरू करवा दी। अगले दिन एक और बच्ची गायब हो गई। फिर तीसरे दिन, एक और 2 हफ्तों के भीतर धारावी के आसपास के इलाके से कुल 7 बच्चे गायब हो चुके थे। सभी गरीब परिवारों से थे। कुछ स्कूल से लौटते वक्त गायब हुए थे तो कुछ खेलते वक्त। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कोई सुराग नहीं मिल रहा था। न कोई गवाह, न कोई सीसीटीवी फुटेज, कुछ भी नहीं। जैसे इन बच्चों को हवा निगल गई हो। रिया दिन रात एक कर रही थी। उसने थाने के सभी कर्मचारियों को अलग अलग क्षेत्र में लगा दिया था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। एक दिन थाने में बैठी हुई रिया सोच में डूबी थी कि तभी उसकी नजर थाने के बाहर महिला पर नजर पड़ी, जो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रिया उस महिला सीता को अपने केबिन में बुलाती है। सीता डरी हुई है। रिया, अंदर आओ, तुम कुछ कहना चाहती हो? सीता धीमी और कांपती आवाज में, मैडम, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अगर यह बात किसी को पता चली तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। रिया ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम बेफिक्र होकर बताओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेती हूँ। सीता सांस लेकर, मैडम, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि धारावी के पीछे वाली गली में एक पुरानी फैक्ट्री है। वहां रात को कुछ लोग आते हैं और चुपके से बच्चों को लेकर जाते हैं। मैंने एक रात अपनी आंखों से देखा। रिया ने इस सूचना को गंभीरता से लिया, लेकिन समस्या यह थी कि वह फैक्ट्री उसके थाने के क्षेत्र में नहीं थी। वह दूसरे थाने के अधिकार क्षेत्र में आती थी। उसने अपने सीनियर अधिकारी डीसीपी सुरेश वर्मा से इस बारे में बात की। डीसीपी वर्मा शांत लेकिन चेतावनी भरे लहजे में, रिया, उस फैक्ट्री का मालिक विशाल खन्ना है। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके ऊपर तक संबंध है। इस तरह के आरोप लगाने से पहले हमें पुख्ता सबूत चाहिए। थोड़ा रुकते हैं। अगर तुम चाहो तो इसकी जांच कर सकती हो, लेकिन बहुत सावधानी से। रिया समझ गई, यहां कुछ गड़बड़ है। डीसीपी वर्मा जैसे सख्त अफसर को इस मामले में इतना सावधान होने की क्या जरूरत? क्या उनके ऊपर भी कोई दबाव है? उस रात रिया ने फैसला किया, अगर सिस्टम के भीतर रहकर वह इस अपराध का पर्दाफाश नहीं कर सकती तो वह खुद अकेले इसकी जांच करेगी। उसने अपने विश्वसनीय सहयोगी कांस्टेबल मनोज को अपने प्लान के बारे में बताया और उससे कहा कि वह किसी को भी इस बारे में न बताए। अगली रात रिया ने एक झुग्गीवासी का भेष धारण किया। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर हल्की मिट्टी वह पहचान में नहीं आ रही थी। वह सीधे उस फैक्ट्री के आसपास पहुंच गई। फैक्ट्री बंद पड़ी थी, लेकिन अंदर से कुछ हल्की रोशनी आ रही थी। रिया ने पीछे के एक छोटे से रास्ते से अंदर जाने की कोशिश की। वहां एक छोटी खिड़की थी जिससे अंदर का नजारा देखा जा सकता था।
जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर कई बच्चे बैठे हुए थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और वे डरे सहमे लग रहे थे। वहां मौजूद कुछ लोग उन्हें तरह तरह से परेशान कर रहे थे। रिया ने अपने मोबाइल से धीरे से कुछ तस्वीरें खींची। तभी वहां पर एक गार्ड आ गया। उसने रिया को देख लिया। रिया वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर फिसल गए और वह गिर गई। गार्ड ने उसे पकड़ लिया और अंदर ले गया। रिया अब गहरे खतरे में थी। अंदर ले जाते ही गार्ड ने रिया का फोन छीन लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दो लोग आए। एक था फैक्ट्री का मैनेजर रोहित और दूसरा था एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसे रिया पहचानती थी, इंस्पेक्टर राकेश। वही इंस्पेक्टर जिसके क्षेत्र में यह फैक्ट्री आती थी। रिया का दिल धक से रह गया। तो यह सब एक बड़े रैकेट का हिस्सा है और पुलिस भी इसमें शामिल है। इंस्पेक्टर राकेश ने रिया को गौर से देखा और फिर चौंक कर कहा, अरे यह तो इंस्पेक्टर रिया सिंह है, धारावी थाने की इंचार्ज। रोहित घबरा कर, अब क्या करें? इसे देखकर तो लगता है कि यह हमारी जासूसी कर रही थी। राकेश शांत होते हुए, चिंता मत करो, इसे यहीं रखेंगे जब तक सारा माल दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो जाता, फिर इसका भी कोई इलाज कर लेंगे। रिया समझ गई वह बहुत बड़े खतरे में है। दोनों के जाने के बाद रिया ने उस कमरे से निकलने के रास्ते खोजने शुरू किए। कमरा अच्छी तरह बंद था। एक छोटी सी खिड़की थी, लेकिन वह बहुत ऊंचाई पर थी। रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में एक पुराना टूटा हुआ स्टूल था। उसने उसका इस्तेमाल करके खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से रिया उस खिड़की तक पहुंची और बाहर झांका। उसने देखा कि फैक्ट्री के पीछे कुछ लोग बच्चों को वैन में बिठा रहे थे। उसने जल्दी से अपने हाथ की घड़ी उतारी जिसमें छिपा कैमरा लगा था। यह एक स्पेशल गैजेट था जो उसने अपने एक दोस्त से मंगवाया था और उसने सारा दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। इतने में उसे बाहर से आवाजें सुनाई दी। कोई उस कमरे की ओर आ रहा था। रिया जल्दी से स्टूल से उतरी और उसे वापस उसी जगह रख दिया। दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राकेश अंदर आया। राकेश कड़क आवाज में, तो इंस्पेक्टर रिया, तुम यहां क्या कर रही थीं? जासूसी? रिया साहस जुटाते हुए दृढ़ता से, राकेश तुम क्या कर रहे हो? तुम एक पुलिस अधिकारी हो, बच्चों की तस्करी में शामिल हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राकेश हंसते हुए तिरस्कार से, अरे रिया, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। तुम्हारी तरह ईमानदारी से क्या मिलता है? एक छोटा सा घर और मामूली सैलरी। मैंने चुना है ऐशो आराम की जिंदगी। हर महीने लाखों कमाता हूं इस काम से। रिया गुस्से में, और विशाल खन्ना, वह भी इसमें शामिल है। राकेश फिर से हंसते हुए, विशाल खन्ना? वह तो सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी तो है तुम्हारे डीसीपी सुरेश वर्मा। वही इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अपने बॉस, जिन पर उसे इतना विश्वास था, वही इस सब के पीछे थे। रिया चिल्लाई, झूठ बोल रहे हो तुम? राकेश ठोस आवाज में, सच ही है रिया, और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें इतना कुछ पता चल गया है तो अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ डाक सकते, लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुम्हें भी अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा। राकेश ने प्रस्ताव रखा। रिया इनकार करते हुए दृढ़ता से, मैं तुम जैसे गिरे हुए इंसानों के साथ कभी नहीं जुड़ूंगी। मेरे रहते किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। राकेश आंखों में गुस्सा, तुम्हारी मर्जी, फिर तुम्हारा अंत यहीं होगा। कहते हुए राकेश ने अपनी पिस्तौल निकाली और रिया पर तान दी। उसी पल रिया ने जल्दी से स्टूल उठाया और राकेश पर दे मारा। राकेश की पिस्तौल हाथ से छूट गई। रिया ने तेजी से उस पिस्तौल को उठा लिया और राकेश पर तान दिया। रिया दृढ़ता से पिस्तौल ताने हुए, हाथ ऊपर करो राकेश, अब चलो बाहर और अपने साथियों को भी बुलाओ। राकेश हाथ ऊपर उठाए बाहर निकलता है। रिया उसके पीछे पीछे पिस्तौल ताने हुए। बाहर रोहित और एक गार्ड है। रिया उन्हें भी हाथ ऊपर करने को कहती है। रिया, अब मुझे फोन दो। राकेश फोन रिया को लौटा देता। रिया ने जल्दी से अपने कांस्टेबल मनोज को कॉल किया और अपनी लोकेशन बताई। रिया
फोन पर धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में, जल्दी से बैकअप लेकर आओ, और हाँ, डीसीपी वर्मा को कुछ मत बताना। रिया ने तीनों को एक कोने में खड़ा कर दिया और पिस्तौल तानकर उन पर नजर रखे हुए थी। तभी उसने देखा कि एक वैन फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी और उसमें बच्चे थे। उसने तुरंत राकेश से चाबी मांगी और उसे बच्चों की तरफ इशारा करके कहा, रिया, आदेश देते हुए उन बच्चों को छुड़ाओ अभी। राकेश मजबूरी में चाबी देता है। रिया रोहित को बच्चों को छुड़ाने के लिए कहती है। रोहित डर के मारे वैन की तरफ बढ़ा। तभी एक कार फैक्ट्री के सामने आकर रुकी। उससे डीसीपी सुरेश वर्मा उतरे। वर्मा ने रिया को देखा और चौंक गए। डीसीपी वर्मा चौंक कर, रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया पिस्तौल अब वर्मा की ओर तान देती है। रिया, हाथ ऊपर कीजिए सर। डीसीपी वर्मा हंसने लगते हैं। रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारा बॉस हूं। रिया गुस्से में, आंखें लाल, मुझे सब पता है सर। आप इस पूरे बच्चों की तस्करी के रैकेट के मास्टरमाइंड हैं। राकेश ने सब कुछ बता दिया है। वर्मा का चेहरा एकदम बदल जाता है। डीसीपी वर्मा घबराकर लेकिन धमकी भरे अंदाज में, बड़ी गलती कर दी रिया तुमने। कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। मैं कहूंगा कि तुम इस रैकेट का हिस्सा थी और मैंने तुम्हें पकड़ रहा, और जब तक तुम्हारी बात कोई सुने तब तक तुम जिंदा नहीं रहोगी। तभी फैक्ट्री के चारों ओर से पुलिस की गाड़ियां आ पहुंचती हैं। कांस्टेबल मनोज पूरे प्लान के अनुसार कमिश्नर से सीधे संपर्क किया था और सारा मामला बता दिया था। डीसीपी वर्मा चारों ओर से घिर चुका था। रिया मुस्कान के साथ, खेल खत्म सर। मेरी गड्ढी में छिपे कैमरे ने आपके सारे इकबाल रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब कोई रास्ता नहीं है बचने का। वर्मा ने अपनी पिस्तौल नीचे रख दी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। विशाल खन्ना भी पकड़ा गया। सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि यह रैकेट पिछले 3 सालों से चल रहा था। हर महीने दर्जनों बच्चों को अगवा करके दूसरे शहरों में भेज दिया जाता था। वहां उनसे भीख मंगवाई जाती थी। कुछ को फैक्ट्रियों में मजदूर के तौर पर काम करवाया जाता था और कुछ का इससे भी बुरा हाल किया जाता था। रिया की बहादुरी की खबर पूरे देश में फैल गई। उसे राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ा इनाम उसे तब मिला जब उन बच्चों के माता पिता उसके पास आए और उसका धन्यवाद किया। कई साल बाद एक इंटरव्यू में जब रिया से पूछा गया कि उसने अकेले इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, तब उसने बस इतना कहा था, रिया, शांत और दृढ़ आवाज में, कभी कभी सिस्टम में रहकर भी सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ता है। अगर हम अन्याय के सामने झुक जाएंगे तो अन्याय ही हमारे ऊपर राज करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई कहानियों के लिए घंटी का बटन भी दबाएं। कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको यह कहानी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।